Okay, so we are done with 2022 series. This is our last past paper of the 21 series. ठीक है, we are doing October November 2021 paper 1 variant 2. ठीक है, it is multiple choice question. ठीक है, चलो let's start. MCQ number 1. To help reduce the price of oil, new supplies are needed. ठीक है, however, objectors oppose exploration of new sites because of the environmental damage it may cause. Why is this statement an example of the basic economic problem? देखो, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी पहले ये याद दिलाओ जरा. आपने बोला सर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये थी कि हमारी वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड, और उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेस. अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेस, जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी होती है, यानी कि शॉर्टेज होती है रिसोर्सेज की. और फिर कंज्यूमर को क्या करनी पड़ती है, कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है. क्या करनी पड़ती है, कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है. और चॉइस को अच्छी जबान में क्या कहते हैं, चॉइस को अच्छी जबान में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या कहते हैं चॉइस को अच्छी जबान में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, तो आप पढ़ो, ऑयल इज अ लिमिटेड रिसोर्स, ये इसका आंसर है. कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है. ऑयल एक लिमिटेड रिसोर्स है, वैसे भी नेचुरली भी एक लिमिटेड रिसोर्स है. ऑयल, गैस, ये सब चीजें लिमिटेड है. ठीक है, ऑयल इज एक्सपेंसिव, ये नहीं हो सकता. उसने पूछा है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या एग्जांपल है. ठीक है, ऑयल इज एक्सपेंसिव, ये तो फैक्ट है. द एक्सप्लोरेटेशन इन्वॉल्व्स डिमांड एंड सप्लाई, ये तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है. सवाल ने पूछा है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है भाई, तो इसलिए सी भी गलत है. देयर आर एक्सटर्नल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ये मार्केट फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर एक्सटर्नल कॉस्ट की बात हो रही है तो वो मार्केट फेलियर की बात कर रहा है. सवाल पूछ रहे हैं कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एग्जांपल क्या है, इसलिए हम लोगों ने आंसर ये मार्क करा. ठीक है, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ कंज्यूमर स्पेंडिंग मनी ऑन अ हॉलीडे. क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक कंज्यूमर की कि वो अपना पैसा हॉलीडे के ऊपर स्पेंड करे. मैं एक जनरल बता रहा हूं, जो पैसा इसने हॉलीडे पे सेव करा उस पैसों से वो कुछ अर्निंग कर सकता था. ठीक है, अब आओ पढ़ते हैं. द पोटेंशियल इंटरेस्ट अर्नड इफ द हॉलीडे मनी हैज बीन सेव्ड, अगर वही पैसा जो इसने हॉलीडे के ऊपर इस्तेमाल करा है, अगर वो इसी पैसे को सेव कर लेता तो वो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट कमा लेता, कुछ अर्निंग कर लेता, कुछ प्रॉफिट बना लेता. तो इसका आंसर ए बनता है, लेकिन हम बाकी भी चेक कर लेते हैं. बी, द प्राइस पेड फॉर एन एयर टिकट टू द हॉलीडे डेस्टिनेशन, नो, इसने कहीं पे भी हॉलीडे की बात नहीं करी. ठीक है, उसकी एयर टिकट की. द रबिश क्रिएटेड ड्यूरिंग द हॉलीडे व्हिच अफेक्ट्स द लोकल कम्युनिटी, ये जो है ये एक्सटर्नल कॉस्ट की बात कर रहा है. ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, ये एक्सटर्नल कॉस्ट की बात करेगा. हॉलीडे पे अगर वो खर्चा करेगा तो उससे एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होगी. तो सी भी नहीं हो सकता. द सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर गेन्स फ्रॉम द हॉलीडे, ये थोड़ी है. इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा है भाई, इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा है, तो इसका आंसर ए बनता है. ठीक है, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2021. हाँ जी, ठीक है. हीलियम इज अ गैस दैट इज लिमिटेड इन सप्लाई, लिमिटेड है. हीलियम, हीलियम एक रिसोर्स है जो लिमिटेड है. ठीक है, बिकॉज इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म. ठीक है भाई. The US government holds 35% of the world supply of helium and has been selling its stock. ठीक है, helium is essential in medical scanner. It is also used for party balloons, which is a wasteful alternative use of a valuable good. Which two concepts apply to this statement? पहले मुझे बताओ, ए वाला हो सकता है, इसने कहीं सब्सिडी की बात करी, नो, ए गलत. इसने बोला है एक्सेस डिमांड और रिसोर्स एलोकेशन, इसने बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मोनोपोली, इसने बोला है पब्लिक सेक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसने पब्लिक सेक्टर की बात करी है कि गवर्नमेंट सप्लाई करता है इसको. ठीक है, और गवर्नमेंट होल्ड करता है इसको. इसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करी है, क्या पता करी हो. अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की इसने बात करी है, नो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे तो नहीं लग रहा. मोनोपोली की बात करिए, हाँ, गवर्नमेंट 35% वर्ल्ड सप्लाई होल्ड करती है हीलियम की. तो मेरे हिसाब से ये बी वाला तो नहीं हो सकता. अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आंसर सी या डी में से कोई एक होगा, प्लीज चेक करके बता दें.
आंसर विल बी सी और डी। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्राइवेट मोनोपोली भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसने जिक्र कहीं पे भी नहीं करा है कि अगर वो हीलियम गैस की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या कुछ भी ना, इसने कहीं जिक्र नहीं करा है, ठीक है। अच्छा, एक और काम की बात, इसने दो कॉन्सेप्ट पूछे, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इसने जिक्र करा है, इसने पब्लिक सेक्टर के बारे में जिक्र करा है कि गवर्नमेंट जो है वो 35% सप्लाई को होल्ड करता है, तो इसका आंसर डी बनता है, और कोई आंसर इसका बन नहीं सकता, ठीक है। ओके, फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला बहुत इजी है, इससे पहले भी करवाया है, 1 सेकंड का एमसीक्यू, इस पे टाइम नहीं जाया करूंगा। विच कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्स अ पब्लिक गुड। मुझे बताओ जरा, पब्लिक गुड वो गुड होता है जो कौन प्रोवाइड करता है, पब्लिक गुड वो गुड होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपने बोला सर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। और गवर्नमेंट इन गुड्स के लिए चार्ज किसके थ्रू करता है, गवर्नमेंट चार्ज करता है टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। फिर आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इन पब्लिक गुड्स के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं इन पब्लिक गुड्स के कुछ फीचर्स हैं, क्या क्या है वो फीचर, तो आपने बोला सर पहला फीचर है कि नॉन राइवल, दूसरा फीचर होता है नॉन एक्सक्लूडेबल, तीसरा फीचर होता है नॉन रिजेक्टेबल, ठीक है। नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, और तीसरा फीचर क्या होगा, नॉन रिजेक्टेबल। ये पब्लिक गुड्स के कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, पब्लिक गुड के अंदर एक प्रॉब्लम भी है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसको क्या कहते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप सवाल पूछ रहे हैं कि पब्लिक गुड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। तो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, इसका आंसर है सी, ठीक है। फिफ्थ वाला एमसीक्यू अगेन 1 मिनट एमसीक्यू है। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। कितनी बार ये एमसीक्यू आ चुका है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। मार्केट प्लान, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, आपने बोला सर मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है, और प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम क्या होता है, प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती है, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती है, ठीक है। और उसके अलावा लोगों की वांट्स के ऊपर फोकस करा जाता है, नीड्स के ऊपर नहीं करा जाता, क्योंकि नीड्स के ऊपर फोकस गवर्नमेंट करती है, प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर होता है। यहाँ पे जो फोकस है वो वांट्स के ऊपर होता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस क्लियर्स दी मार्केट, नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हैव द सेम एम, नो। प्रोड्यूसर का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर का एम होता है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अगर वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए बी भी नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट हैज नो नीड टू इंटरवीन इन मार्केट, यस, इसका आंसर ए है, ठीक है। इसका आंसर वो होगा, सी होगा, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, सी, ठीक है। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, लेकिन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। द लोवेस्ट प्राइस पॉसिबल इज ऑलवेज चार्ज, ये भी नहीं हो सकता। और आई गेस सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर ए या सी के अंदर से। तो द गवर्नमेंट हैज नो नीड टू इंटरवीन इन मार्केट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है, तो एक इसका एडवांटेज नहीं है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका आंसर एक ही बचता है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइस डिटरमाइन होती है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि डिमांड सप्लाई की फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं प्राइस लेवल को, इसलिए इसका आंसर ए बनता है। अगर ए मौजूद नहीं होता, अगर ए मौजूद नहीं होता तो फिर इसका आंसर सी बनता, अगर ए मौजूद नहीं होता तो इसका आंसर सी बनता। व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक एम ऑफ अ गवर्नमेंट, भाई इधर याद रखना, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहले मैं 3 फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स लिख देता हूं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, और बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन ये 3 फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब आओ देखते हैं, डिफ्लेशन नॉट एन ऑब्जेक्टिव, इनकम इनइक्वालिटी नहीं। ऑब्जेक्टिव अगर होता तो वो होता इनकम इक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी नहीं होता, इनकम इक्वालिटी होता।
तो मैं इधर एक और लिख देता हूँ, एक और ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, ये एक और ऑप्शन एक और हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया ना कि फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव 3 ही है गवर्नमेंट के, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव 3 ही है, ये 3 है फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा बाकी ना वो जितनी सेकंडरी है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आपको एमसीक्यू नंबर 7 करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ, जरा जल्दी से कर दो प्लीज, बहुत इजी आपने करा हुआ भी है। मैं पढ़ देता हूँ। एन इकोनॉमी रिलाइज ऑन potash to make fertilizer, a new deposit of potash is discovered, which diagram shows changes in market for potash। ठीक है, कर लो फिर मैं बता देता हूँ। 7 वेरी इजी। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, देखो इसने बोला है कि न्यू डिस्कवरी हुई है, तो अगर न्यू डिस्कवरी होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो देखो ये वाला कह रहा है कि डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए कह रहा है डिमांड बढ़ रही है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है डिमांड कम हो रही है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी या डी में से आंसर बचा। ऑप्शन सी के मुताबिक सप्लाई कम हो रही है और हमें वो आंसर ढूंढना है जिसके अंदर सप्लाई बढ़ रही है, तो सी भी गलत है। इसका आंसर है डी, क्योंकि डी वाले ऑप्शन के अंदर सप्लाई जो है वो आपकी बढ़ रही है। डी वाले ऑप्शन के अंदर आपकी सप्लाई क्या हो रही है, आपकी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइट वर्ड्स, जब इंक्रीज होता है तो सही। 8। अच्छा यार देखो, नहीं डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा 8 वाला है ना, मुझे उसका आंसर याद है, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आप चेक करोगे, लेकिन 8 का आंसर जो है ना वो मुझे याद है। ठीक है, द टेबल शोज द क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस, ये प्राइस दी हुई है, ये क्वांटिटी डिमांड दी हुई है। ठीक है, फॉर विच फॉल इन प्राइस इज द डिमांड प्राइस इन इलास्टिक, ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी फॉल इन प्राइस है जिसके लिए डिमांड इन इलास्टिक है। ठीक है, पहले मुझे सबसे पहले मुझे ये बता दो कि इन इलास्टिक डिमांड में ये बात कर रहा है फॉल इन प्राइस की, किसकी बात कर रहा है, ये फॉल इन प्राइस की ना। तो इन इलास्टिक डिमांड में अगर ये प्राइस को ज्यादा से भी गिराएगा तो क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, थोड़े से बढ़ेगी। ठीक है, और इसका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। सही है, तो बताओ अगर प्राइस 50% से भी गिरती है तो क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, 10% से। मतलब प्राइस में आएगा लार्जर चेंज और क्वांटिटी के अंदर आएगा स्मॉलर चेंज। ठीक है, प्राइस में आएगा लार्जर चेंज और क्वांटिटी के अंदर आएगा स्मॉलर चेंज। यहां तक मानते हो भाई मेरी बात? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जरा चेक करो, मैं बता देता हूँ ये वाला भी, कोई मसला नहीं है। अच्छा आप मुझे चेक करके बताओ ऐसी कौन सी प्राइस की चेंज है जिसके अंदर प्राइस ज्यादा से गिरेगी और क्वांटिटी थोड़े से बढ़ेगी। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं 6 to 5। अगर प्राइस 6 to 5 पे जा रही है तो क्वांटिटी 3 to 4 हो रही है। सही है, तो 1% से प्राइस कम हो रही है, सेम परसेंट से क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, अगर प्राइस 5 से 4 पे जा रही है तो क्वांटिटी भी 4 से 5 पे बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि ना ए है ना बी है। अब आंसर बचता है सी या डी। अगर प्राइस 4 to 3 जा रही है तो क्वांटिटी 5 to 7 जा रही है। अगर प्राइस 4 to 3 जा रही है तो क्वांटिटी 5 to 7 जा रही है। और अगर प्राइस 3 to 2 जा रही है तो क्वांटिटी 7 to 9 जा रही है। अब इसका एक आसान हल है, मुझे इसका आंसर याद है कि इसका आंसर जो है वो डी है, लेकिन ए और बी तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि गलत है। सी और डी में चेक करना है ना, तो सिंपल सिंपल आप लोग क्लास के बाद चेक कर लेना। पीईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 1 मिनट लगेगी, कोई इतना ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप दोनों उस पे ना, एक आपने 4 to 3 वाले पे लगा दिया और एक आपने 3 to 2 पे लगा के देख लिया, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर राइट आंसर डी है। ठीक है, क्या करोगे, मैं एक करके दिखा दूं, ये लो ऑप्शन डी का करके दिखा देता हूं जो आंसर है इसका। अच्छा मुझे बताओ जरा जल्दी से,
अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो न्यू क्वांटिटी क्या है 9, ओल्ड क्वांटिटी क्या है 7, तो क्या होगा न्यू माइनस ओल्ड 9 माइनस 7 अपॉन 7 इंटू 100। ये कोई बच्चा करके दे तो जरा जल्दी से प्लीज, क्या आंसर आ रहा है क्वांटिटी का। फिर इसी तरीके से आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेना। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आएगा, न्यू प्राइस है 2, ओल्ड प्राइस है 3 अपॉन 3 इंटू 100। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का चेंज निकाल दें। कैलकुलेट तो करा, आप लोग रीचेक कर लेना। ये आया है 33% और ये आया है -28.5 ना। अब इसको फॉर्मूले में लगा दो तो ये हो गया 33% अपॉन -28.5%, तो ये आएगा -0.85। तो डिमांड आएगी इन इलास्टिक, क्योंकि माइनस को तो आपने इग्नोर करना होता है। ठीक है, सही, पीडी लेस देन 1 आ रहा है, सही है। इसी तरीके से आप इन दो को भी लगा के चेक कर लेना, सी वाले ऑप्शन को, तो आपके पास आ जाएगा। सही है, सी वाले को भी लगा के चेक कर लेना तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 8 क्लियर होगा, आई होप सबको। चलो 9, विच गवर्नमेंट पॉलिसी विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एक सेकंड का है ये। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इससे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एनकरेजिंग लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, यार कैपिटल इंटेंसिव से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बोल रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बोल रहा है, प्रोडक्शन नहीं बोल रहा, प्रोडक्टिविटी बोल रहा है, तो बी भी नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो इसका आंसर बचता है सी। 9 is सी, प्रमोटिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। सही है, अगर अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे तो वर्कर मोटिवेटेड रहेगा, उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो 9 का सी होगा। ठीक है, सही। 9 तक क्लियर है सबको या फिर कोई प्रॉब्लम है? 9 तक बता दें प्लीज। जी, the diagram shows the wage rate of cleaners OWC and nurses OWN। ठीक है भाई, ये क्लीनर का ग्राफ है, ये नर्स का ग्राफ है। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट इफ अ नेशनल मिनिमम वेज ऑफ ओएम इज इंट्रोड्यूस। अच्छा पहले बता दो, मिनिमम वेज का मकसद होता है कि आपकी वेज को बढ़ाना ताकि वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये मिनिमम वेज का मकसद होता है। पहले जो है वो ये आपका इक्विलिब्रियम था और इसके बाद ये आपका ये इक्विलिब्रियम था। ठीक है, वेज और नर्स का मैंने पहले इक्विलिब्रियम मार्क कर दिया। अच्छा आप मुझे बताओ, ये मिनिमम वेज कहाँ लगनी चाहिए? ये लगनी चाहिए अबव द इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर ये अबव द इक्विलिब्रियम लगेगी तो ये इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव होने का मतलब कि ये जो इसका मकसद है वेज को बढ़ाना, उसमें कामयाब होगा। लेकिन अगर ये गलती से बिलो द इक्विलिब्रियम लग गई तो ये इनइफेक्टिव होगी, मतलब ये काम ही नहीं करेगी। वर्कर ऑलरेडी उस वेज पर खुश नहीं है, अगर इसको और नीचे लगा देंगे तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे देख के बताओ जरा कि अगर ये मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम लगेगी तो वेज बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है आंसर सी या डी में से। सही है, अगर ये मिनिमम वेज नीचे लगा दिए तो ये वापस किधर पहुंच जाएगी? ये वापस इक्विलिब्रियम पर चले जाएगी। अगर ये मिनिमम वेज बिलो द इक्विलिब्रियम लगा दी तो ये वापसी किधर चले जाएगी? इक्विलिब्रियम पर चले जाएगी। तो ये क्या होगी, ये वाला जो ग्राफ है ये इनइफेक्टिव है, ये वाली जो मिनिमम वेज है ये इनइफेक्टिव है, और ये वापस किधर पहुंच जाएगा? ये वापस पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम पर। रीच बैक टू इक्विलिब्रियम, ये वापस किधर पहुंच जाएगा? ये वापस इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। सही, ठीक है, तो इसका आंसर बनता है डी।
क्लीनर की वेज राइज होगी, नर्स की वेज रेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, समझा रहा हूँ। द डायग्राम शोज वेज रेट ऑफ क्लीनर एंड नर्सेस। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट इफ नेशनल मिनिमम वेज ओएम इज इंट्रोड्यूस। ये एक मिनिमम वेज लगा रहा है ओएम के नाम की। तो पहले ये बता दो, मिनिमम वेज का मकसद है वेज को बढ़ाना, तो वो हमेशा लगनी चाहिए इक्विलिब्रियम के ऊपर, तभी तो वो इफेक्टिव होगी। तो इस केस में वो इक्विलिब्रियम के ऊपर लगी है, तो वेज रेट असली में हकीकत में बढ़ जाएगा। इसके अंदर वर्कर इस वाले जो वेज रेट था WN का जो वेज रेट था उसके ऊपर खुश नहीं है। अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगा के उसके करंट वेज रेट से भी उसको कम वेज देगा तो वर्कर तो काम ही नहीं करेगा ना, तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगी, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मिनिमम वेज का मकसद है वेज को बढ़ाना। इसलिए वी सेलेक्टेड द डी ऑप्शन। ठीक है ना यार, चलो नेक्स्ट पे जा रहा हूं। Which result of increased specialization in a firm is an advantage for the firm but a disadvantage for some of the workers in the firm। ये पूछ रहा है कि स्पेशलाइजेशन का ऐसा फायदा बता दो जो वर्कर के लिए डिसएडवांटेज है, फर्म के लिए फायदेमंद है। तो ना इसका आंसर ए है, ना इसका आंसर बी है, ना इसका आंसर सी है, ना इसका आंसर डी है। चेक कर लो, इसमें कोई डिस्कशन वाला नहीं है। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इट इज एन एडवांटेज फॉर दी इट इज एन एडवांटेज इट इज एन एडवांटेज फॉर दी वर्कर। अगर स्किल्स बढ़ेंगी तो ये भी एडवांटेज है वर्कर के लिए। ठीक है, और डी नहीं हो सकता, सॉरी डी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो ये भी वर्कर के लिए फायदेमंद है। तो ये तीनों एडवांटेजेस हैं, सॉरी सॉरी ये तीनों एडवांटेजेस हैं। सवाल ने मांगा है डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इसका आंसर ए बचता है। मैंने लॉन्गर आवर्स पढ़ लिया था इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया था, तो उसका आंसर ए है 11 का ए। ठीक है, ओके 11 तक क्लियर है सबको। चलो 12 करके दो भाई, 12 के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ, अगेन 12 कर दें प्लीज। The diagram shows imposition of a subsidy on a product supplied by a firm। ठीक है भाई, which area represents the total revenue of the firm including the subsidy। बोल रहे सब्सिडी को इंक्लूड करो। पहले मुझे ये बताओ, मैं डायग्राम सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि आपका सप्लाई कर्व S1 पे था, इनिशियल आपका सप्लाई कर्व S1 था और डिमांड कर्व D था। सब्सिडी मिली तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई और सप्लाई कर्व किस पे गया, S1 से S2 के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं इसको मेरी जबान में कराऊं तो ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम था, और ये आपकी इनिशियल प्राइस थी, और ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी। ठीक है, जब फर्म सब्सिडी मिली तो आपकी प्राइस रिड्यूस होकर P से P1 के ऊपर चले गई, और आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होकर Q से Q1 के ऊपर चले गई, और आपका जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज होके क्या हो गया, E से E1 हो गया। ठीक है, ये मैंने अपनी डायग्राम बना दी। अब मुझे बताओ, ये जो M वाली नई क्वांटिटी है, क्वांटिटी Q1, ये जो M से एग्जामिनर के मुताबिक और मेरे मुताबिक क्वांटिटी Q1 है, इसके दरमियान का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इतने की सब्सिडी मिली है। ये तो सब बात मानते हो ना कि ये जो H से लेके K तक का डिफरेंस है, ये जो H से लेके K तक का डिफरेंस है, इतने की सब्सिडी मिली है, तो बात सब मानते हो। ठीक है, तो अब सवाल पूछ रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू बताओ इंक्लूडिंग सब्सिडी। क्या पूछ रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग सब्सिडी। अगर तो वो बोलता मुझे कि खाली रेवेन्यू निकाल के दो, तो फिर खाली रेवेन्यू के लिए आप क्या करते, इसको आप इसको बोलते ओ P1 E1 और Q1, क्योंकि ये न्यू प्राइस हो जाती है O से P1 तक OE, और न्यू क्वांटिटी हो जाती K और M तक। ठीक है, तो ऑप्शन होना चाहिए था बी। अगर वो बोलता कि नया रेवेन्यू निकाल के दो, वो बोल रहे रेवेन्यू के अंदर सब्सिडी को भी इंक्लूड करो ना, तो सब्सिडी कितने की है, H और K की, मतलब ये वाला पूरा जो बॉक्स है ये सब्सिडी का है, तो इस सब्सिडी के बॉक्स को भी ऐड करोगे ना, तो हो जाएगा आंसर O G H और M D। समझ आया या नहीं, समझ आया, बहुत सुकून से कराया है। क्लियर है 12। यस, चलो आ जाओ।
एंड में वापस पूछ लेना भाई, ठीक है। द डायग्राम शोज टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द फर्म, ठीक है। पहले मुझे बताओ कि ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, तो ये बात मानते हो कि टोटल कॉस्ट दो चीजों का सम है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा ऑप्शन पढ़ लो, इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट की लाइन दी हुई है, मतलब फिक्स कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये बात तो सब मानते हो ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है इट हैज नो फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन बी कह रहा है इट हैज नो वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों ऑप्शन खत्म, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो इन दोनों का सम होता है ना, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। इट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस। देखो कल मैंने पढ़ाई थी एक बात कि एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना डिक्रीज होती है। कैसे? क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर 1000 रुपए और अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो पहले आएगी 1000, पहले आएगी 1000। अगर मैं 2 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो फिर हो जाएगी 500। अगर मैं 3 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो फिर हो जाएगी 333। अगर मैं 4 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो फिर हो जाएगी 200। तो ये जो है ना, ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी है। इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। 13 तक क्लियर? चलो 14, द टेबल शोज एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट, ठीक है। या आउटपुट दिए हुए हैं, ये यूनिट्स दिए हुए हैं, ये एवरेज टोटल कॉस्ट दी हुई है। व्हाट विल हैपन आफ्टर 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये बोल रहा है कि जब 4 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उसके बाद क्या होगा। जब 4 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे तो उसके बाद क्या होगा। देखो पहले एक बात मानो कि जब 4 यूनिट्स थे ना, जब तक 4 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे तब तक जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा था कॉस्ट गिर रही थी। देखो 10, 8, 6, 5। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज के केस के अंदर क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट गिर रही है। मतलब क्या अचीव हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रहे हैं ये वाली रेंज के अंदर। क्योंकि अगर आप गौर करो तो आप देखो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, ये बात मानते हो, ठीक है। इसके बाद वाली रेंज अगर आप देखो ना, तो 4, 5 और 6 में, तो आप चेक करो, देखो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली रेंज है ना वो है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की। इस वाली रेंज के अंदर एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ रही है। तो इट मीन्स के जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। अब आओ आंसर ढूंढते हैं, सही है। दी फर्म एक्सपीरियंसेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इसकी आंसर यही है क्योंकि ये जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक रीजन है, जिसकी वजह से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 4th यूनिट के बाद बढ़ रही है। इसका आंसर वैसे बनता तो ए है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। दी फर्म गेन्स बेनिफिट, नो। विद अनदर फर्म, नो। दी एवरेज कॉस्ट का बढ़ना, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम लोग कहते हैं डिसएडवांटेजेस। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कहते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्या कहते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल, इसको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। द फर्म पेज लोअर इंटरेस्ट रेट टू बैंक, नो। इससे तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सवाल में ढूंढना है कि एवरेज कॉस्ट के बढ़ने का कौन सा रीजन है। द फर्म रिसीव्स डिस्काउंट फॉर बल्क बाइंग, तो अगेन ये जो बल्क बाइंग होगी तो उससे भी एवरेज कॉस्ट कम होगी। अगेन क्या अचीव हो जाएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो डी भी नहीं हो सकता, सही, ठीक है। चलो 15 और 16 एक एक सेकंड का एमसीक्यू है, फौरन से कर दो, इस पे मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा। 15 और 16 जल्दी से कर दो प्लीज।
two car manufacturers agree to merge, what outcome could be a disadvantage for customer? Increase capital for research and development, ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये एडवांटेज है, ठीक है। लोअर एवरेज कॉस्ट का कम होना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी एक और एडवांटेज है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। रिड्यूस रेंज ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस, यस दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही है। सवाल ने डिसएडवांटेज पूछा था, यही डिसएडवांटेज है। An economy recorded a second month of deflation. What does this mean? Unemployment was falling. No, unemployment बढ़ती है। Deflation के वक्त unemployment बढ़ती है, total demand गिरती है, ठीक है। It was facing a recession. No, price level were falling. बिल्कुल बिल्कुल, डिफ्लेशन के वक्त प्राइस लेवल जो है वो नेगेटिव में चले जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी है, ठीक है। ओके 16B। अगेन 17 वाला 1 सेकंड का एमसीक्यू है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से। एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन है C + I + G + X - M, ठीक है, सही है। सरप्लस ऑफ स्किल्ड लेबर, नो, इससे एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ जाएगी। हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, यस इसका आंसर बी है। बाकी सबको गलत कर दो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 18 व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर द इकोनॉमी? अगेन ये भी बहुत इजी एमसीक्यू है। 18 और 19 भी कर दो, 1 मिनट दे रहा हूं। 19 भी कर दो, 18 19 कर दो, 18 and 19 प्लीज। अच्छा 18 वाले में तो आई डोंट थिंक सो कोई डिस्कशन की जरूरत है, बिकॉज मेजोरिटी का आंसर सेम है, आंसर इज बी। मैं डायरेक्ट 19 पे जाता हूँ, ठीक है। टेबल शोज द गवर्नमेंट्स रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेशन, ठीक है भाई। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रेज्ड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस? पहले बता दो, कल भी बताया था। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और वो होता है जीएसटी, और वो होता है जीएसटी या फिर वैल्यू एडेड टैक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। एयर पैसेंजर ड्यूटी ये इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स ऑन फर्म्स प्रॉफिट, नो, ये कौन सा टैक्स होता है जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है? कॉर्पोरेशन टैक्स। इंपोर्ट ड्यूटी, जी हाँ। इनकम टैक्स, नो। इनहेरिटेंस टैक्स, नो। वैल्यू एडेड टैक्स, यस। तो ये हो जाएगा 385, ठीक है। 19 इज सी। कैसे सी होगा भाई? 19 इज सी कैसे होगा? 100 75 + 10 + 300, तो ये होगा 385 मिलियन, सही। Which supply side policy measure will help to match the skill of workers job vacancies? बताओ, ऐसी कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी है जिससे वर्कर की स्किल मैच होगी? ये भी बहुत इजी है। सप्लाई साइड पॉलिसी का एम होता है एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना, तो आंसर ढूंढो जरा। एग्रीगेटेड सप्लाई कैसे बढ़ेगी? जब आप अपने वर्कर को ट्रेनिंग दोगे, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी स्किल बढ़ जाएगी, बिल्कुल। तो अगेन इसमें भी कुछ डिस्कशन का नहीं था, इस एमसीक्यू में भी इट्स अ रिपीटेड एमसीक्यू, ठीक है।
21 and 23 is again a very easy MCQ. 22 बेटा निकल गया था इस पेपर में, इस साल जिस बच्चे ने पेपर दिया था उसको एक एक मार्क एक्स्ट्रा मिला था, तो 21 एंड 22 का आपको एक्स्ट्रा मार्क मिला था. हाउ इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर्ड? मैंने बताया ना कि इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो आप लोग क्या करते हो, चेंज को चेक करते हो ना पिछले साल से. तो ए हो गया इसका आंसर. बी सी डी क्यों नहीं है ये चेक करते हैं. बाय कैलकुलेटिंग द रियल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. ये थोड़ी होता है भाई, ये तो जीडीपी हो जाएगा. सही है, अगर आप टोटल वैल्यू निकालते हो तो. रियल नहीं, टोटल वैल्यू. हाँ, बाय कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल. ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया भाई, सी वाला अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया. डी वाला हो गया बाय कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, उसने सवाल में पूछा इन्फ्लेशन कैसे मेजर होगी. चलें 23 पे. चलो 23. Which combination of policy measures is most likely to increase the level of employment? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? पहले एक बात है कि टैक्स को तो कम करना है, तो ये तो सी और डी तो गलत हो गया. ठीक है, टैक्स को हमें कम करना है. अच्छा, पहले पढ़ते हैं हम लोग कि टैक्स को अगर कम करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. सही. इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेवर सेफ कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अगेन कम हो जाएगी. तो इसका आंसर है ए. कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भाई, इसका आंसर सिंपल सिंपल ए बनता है. ठीक है, इसका आंसर इज ए. अगला पढ़ रहा हूं, एक सेकंड का एमसीक्यू अगेन. पॉवर्टी इन हाउस होल्ड में बी डिफाइंड इन रिलेटिव टर्म विच इंडिकेट्स रिलेटिव पॉवर्टी. भाई दो पॉवर्टी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है लोग बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे. रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिड्यूस हो रहा है. तो आपसे पूछ रहा है सवाल कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या चीज होती है, तो इसका आंसर आपके सामने है 24 का. इट्स आंसर इज ए. ठीक है, बी सी और डी नहीं हो सकता. ओके, बी सी और डी नहीं हो सकता. ट्वेंटी फिफ्थ कर दें प्लीज. 25th एमसीक्यू कर दें. 25th. What is the effect on an economy of net immigration of people aged 20 to 40? A more mobile labor force? नहीं भाई, 20 से 40 के बीच वाली आ रही है. Higher government tax revenue? No. Rising house prices? No. 25B. An aging population. ठीक है, 20 से 40 के बीच में लोग आ रहे हैं. ट्वेंटी सिक्स. The table shows statistics for 4 countries A till D. ठीक है भाई,
विच कंट्री हैज द लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीडीपी, इन दोनों को कंसिडर करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीडीपी, जिस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है ना, जिस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है, जीडीपी सबसे कम है, वो इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। ट्वेंटी 7 का आंसर बी है। क्यों बी है? क्योंकि अगर एक बंदा स्पेशलाइज है तो उसका डिसएडवांटेज ये कि अगर डिमांड चेंज हो जाएगी तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाए, उसको कोई और काम करना ही नहीं आता। 28, the diagram shows China's trade with Brazil for 2 years. What happened to China's trade balance between Brazil between year 1 and year 2? आ जाओ चेक कर लेते हैं पहले ईयर 1 का क्या हो रहा है। ईयर 1 के अंदर, ईयर 1 के अंदर ये ईयर 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये ईयर 1 है। तो ईयर 1 के अंदर मैं जूम कर रहा हूँ, देखो ये ईयर 1 के एक्सपोर्ट है और ये ईयर 1 के इंपोर्ट है। तो ईयर 1 के एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो इसका मतलब है ईयर 1 के अंदर चाइना का बीओटी सरप्लस में था। ईयर 1 के अंदर चाइना का बीओटी सरप्लस में, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। ईयर 2 के अंदर चाइना का बीओटी डेफिसिट में, क्योंकि आप देखो इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है, तो इट मूव फ्रॉम अ सरप्लस टू डेफिसिट। 28D। ओके, the US imposed tariff on cars and motorcycle from Germany. What is the effect of these tariffs? Decrease in inflation in the US. US ने टैरिफ लगाया था जर्मनी की गाड़ियों के ऊपर, तो इन्फ्लेशन कम थोड़ी होगी, इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब टैरिफ लगेगा तो लोग डोमेस्टिक गुड खरीदेंगे, तो डोमेस्टिक गुड की डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड बिटवीन यूएस एंड जर्मनी, बिल्कुल इसका आंसर बी है। इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं हो सकता, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं हो सकता। ठीक है, व्हाट इज एन इमीडिएट इफेक्ट फॉर अ कंट्री ऑफ अ फॉल इन इट्स एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट कम होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर एक्सचेंज रेट कम होगा तो इसका इमीडिएट इफेक्ट यही है कि उसके एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस कम हो जाएगी, चीपर लगेंगे, और उसके इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ जाएगी। ये इसका इमीडिएट इफेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, इसका आंसर सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, इसका आंसर डी है। तो आई होप दिस पास पेपर अक्टूबर नवंबर 2021 इज क्लियर टू एवरीवन जी। ठीक है, so we are done with the 2021 series as well.